जय हिंद। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रथम पार्ट। अब इस वाले चैप्टर में, इस वाले वीडियो में हम देखेंगे जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसके आगे के जो हमें डायमेंशन कवर करने थे उसको देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्या क्या कवर कर लिया था कि किसी देश की शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो तो कैसी होगी वो। फिर मोदी जी का कमेंट था वो देख लिया था हमने। फिर ये इंट्रो लिखना था आपको स्टार्टिंग में, सा विद्या या विमुक्ति है, मतलब ज्ञान या शिक्षा वही है जो मुक्ति दिलाती है, ऐसे स्टार्ट करना था। फिर आपको ये ताले चाबी वाली एक भूमिका लिखनी थी। इसके बाद फिर हमने देखा था कि पिछली शिक्षा नीति एक 68 में आई थी पहली, फिर 86 में आई थी, फिर 86 में संशोधनों के 92 में आई, फिर 2000 में नई 2020 में नई शिक्षा नीति आई। फिर उसका सिद्धांत देखा था हमने कि सिद्धांत होना चाहिए कि उसकी विशिष्ट क्षमताओं का विकास करें, आधारभूत साक्षरता ज्ञान बढ़ाएं, बहुविषयक एवं समग्र शिक्षा हो, रटने की बजाय अवधारणात्मक समझ में फोकस किया जाए, जीवन कौशल का विकास हो। इसके बाद हमने विजन देखे थे। तो विजन थे सर्वोत्तम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, ज्ञान महाशक्ति बनने का संकल्प। फिर हमने स्कूली शिक्षा स्टार्ट किया था, तो स्कूली शिक्षा में ये सब 7 टॉपिक थे। फिर उच्चतर शिक्षा आएगा। फिर ये अन्य फोकस क्षेत्र हमें स्टार्ट करना था। तो हमने स्कूली शिक्षा वाले में क्या देखा था, 10+2 से 5+3+3+4 वाला जो था नया एडिशन आ गया वो देखा था हमने। फिर कैसे अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, मतलब प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल एवं जो शिक्षा है उसको कैसे प्रमोट किया जाएगा ये देखा था हमने। फिर उसके बाद हमने देखा था आधारभूत साक्षरता एवं संख्या ज्ञान जो है उसको बढ़ाने के लिए सरकार क्या करेगी, डिजिटल शिक्षा के लिए सरकार क्या करेगी उसी समय पे ही। फिर उसके बाद जो ड्रॉप आउट दर में जो कमी है उसको कैसे लाएंगे। इसके बाद जो सिलेबस है उसको कैसे डिसाइड किया जाएगा। फिर एक समग्र या हॉलिस्टिक अप्रोच अपनाई जाएगी शिक्षा का विकास करने के लिए। इसके बाद हमने देखा था जो प्रतिभाशाली एवं विशेष प्रतिभा वाले विद्यार्थी हैं, जो ऐसे विद्यार्थी हैं जो टैलेंटेड हैं, मतलब जिनका जैसे बोलते हैं ना पूत के पाँव पालने से दिख जाते हैं, ऐसे लोगों का कैसे विकास किया जाएगा अलग से। फिर जो शिक्षक हैं उसके लिए कुछ योग्यताएं हैं, उसके लिए कुछ बदलाव किया गया है। फिर उसके बाद हमने उच्चतर शिक्षा में आ गए थे। उच्चतर शिक्षा में हमने देखा था कि समग्र एवं बहुविषयक शिक्षा होगी, कि आर्ट साइंस कॉमर्स वोकेशनल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन इन सबको मिक्स किया जाएगा एक ही कॉलेज में, अच्छे से समग्र व्यक्तित्व विकास किया जाएगा उसका, और 21वीं सदी के जो कौशल हैं उसके अनुसार शिक्षा दी जाएगी। फिर हमने देखा था कि जो वोकेशनल एजुकेशन व्यावसायिक शिक्षा है उसके बारे में हमने देखा था कि उसमें किस तरीके से अप्रोच अपनाई जाएगी, उसका पुनर्कल्पन किया जाएगा। इसके बाद हमने देखा था कि जो शिक्षा का व्यवसायीकरण हो रहा है उसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा। फिर हमारा जो है अब यहाँ से हमारा जो वीडियो जो है चालू होगा। तो चलिए यहाँ से चालू करते हैं हमारा वीडियो। तो देखिए अन्य प्रमुख फोकस क्षेत्र, मतलब कि जो पेशेवर एजुकेशन है, व्यावसायिक शिक्षा है, तो ये व्यावसायिक शिक्षा नहीं है, ये वोकेशनल एजुकेशन होता है। हमें प्रोफेशनल एजुकेशन जो पेशेवर शिक्षा है, इससे मतलब पेशेवर शिक्षा मतलब कि जैसे कोई डॉक्टर इंजीनियर, कोई क्लैट की तैयारी करता है, वकील बनता है, वो तमाम चीज़ें इसमें आती हैं। फिर वयस्क शिक्षा और जीवन पर्यंत जो है, जीवन पर्यंत अधिगम, मतलब कि जीवन भर जो है आप लाइफ लॉन्ग लर्निंग, इसका मतलब ये होता है कि जैसे कोई आपसे पूछे कि आप क्या करते हैं, आप बोलिए मैं छात्र हूँ। क्यों? क्योंकि एक छात्र जो होगा, व्यक्ति जो होगा, जीवन भर पढ़ता रहेगा। फिर उसके बाद भारतीय भाषाओं कला संस्कृति का संवर्धन, प्रौद्योगिकी का उपयोग और एकीकरण, और ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा, ये सब इसमें हमें देखना है इस चैप्टर में। तो पेशेवर शिक्षा जो है इसमें आपका क्या क्या आएगा, इसके तहत आपको पढ़ना होगा समग्र पेशेवर शिक्षा। इसमें आपको जैसे नैतिकता, सार्वजनिक उत्तरदायित्व, शोध, नवाचार, आलोचनात्मक चिंतन, बहुविषयक दृष्टिकोण, ये सब इसमें अप्रोच शामिल होगी। फिर उच्च शिक्षा में इसका एकीकरण किया जाएगा और 2030 तक सभी पेशेवर संस्थानों को बहुविषयक संस्थान बनाया जाएगा। मतलब कि जैसे कोई इंस्टीट्यूट है वहाँ पे आईआईटी आईएम की तैयारी होती है, आईआईटी आईएम का कोर्स होता है, वैसे ही जो वोकेशनल एजुकेशन के कोर्स होंगे, वैसे ही जो एनएलआईयू के थ्रू जो कोर्स होते हैं, क्लैट वाले, लॉ वाले, वो सब कोर्स एक जगह मर्ज होंगे। इसके अलावा फिर जो एमबीबीएस का कोर्स होता है, इसके अलावा जो बीबीए वगैरह कोर्स होते हैं, तो ये सब एक ही कॉलेज में आपको मिलेंगे। इसके अलावा जो एग्रीकल्चर है वो ऐसा पढ़ाया जाएगा कि जो क्लाइमेट जिस हिसाब से चेंज हो रहा है, तो एग्रीकल्चर में भी चेंजेस लाए जाएंगे, जेनेटिकल मॉडिफाइड जो क्रॉप्स हैं उनका प्रमोशन किया जाएगा। फिर वैश्विक स्तर की जो विधि शिक्षा है, जो लॉ है, जो लॉ एजुकेशन है, उसको ग्लोबल लेवल का प्रोवाइड किया जाएगा, कि ऑक्सफोर्ड में या फिर हार्वर्ड में जिस तरीके की चीज़ें चलती हैं।
फिर उसमें समग्र स्वास्थ्य शिक्षा, मतलब कि जैसे कोई एमबीबीएस का कोर्स कर रहा है तो उस एमबीबीएस वाले कॉलेज में ही आयुष का कॉलेज जो है वो भी चलेगा। आयुष का कोर्स होना चाहिए जिसमें कि आपका आयुष के अंतर्गत जो भी आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी और नेचुरोपैथी जो चीज़ें आती हैं ये भी उस जगह पे होना चाहिए। और क्यूरेटिव केयर मतलब कि उपचारात्मक देखभाल की जगह ज़्यादातर किस पे, जो प्रिवेंटिव होता है, प्रिवेंटिव मतलब कि ये आपका प्रिवेंटिव मतलब होगा कि रोकथाम वाला जो होता है, कि मतलब रोग हो जाए उसके पहले ही उपचार कर लेना। फिर सिम्टम्स वाला। फिर बहुविषयक तकनीकी शिक्षा, तो इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, आर्किटेक्चर, फार्मेसी आदि को मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन से जोड़ा जाएगा। उसके बाद जो इंडस्ट्री है और जो एजुकेशन है इसकी साझेदारी की जाएगी। कैसे की जाएगी? जैसे कि मान लीजिए अभी एआई, रोबोटिक्स, इसके बाद मशीन लर्निंग, इन सब चीज़ों का ज़माना है। तो इन चीज़ों को हम किस तरीके से क्या कर सकें, मर्ज कर सकें। मतलब आप समझिए कि अगर इंडस्ट्री में आज भी एआई के बारे में अभी नहीं पढ़ाया जा रहा है और एआई की मार्केट में नीड है, ग्राफिक्स की जो डिजाइनिंग होती है उसकी नीड है, अच्छी वीडियो एडिटिंग की नीड है, और ये सब चीज़ें कॉलेज में कोर्स में करिकुलम में शामिल नहीं है, तो जो बच्चा ग्रेजुएट होकर बाहर निकलेगा वो मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाएगा और उसको जॉब नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि उसके पास वो स्किल नहीं है। इसके बाद भविष्य की प्रौद्योगिकी पर फोकस किया जाएगा, वही एआई, मशीन लर्निंग, बिग डेटा, 3D मैन्युफैक्चरिंग, इन सब चीज़ों पे। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं आपकी पेशेवर शिक्षा में आएगी। तो हमने क्या देखा अभी? हमने यहाँ पे ये देखा जो व्यावसायिक बोल रहा हूँ, सॉरी, जो पेशेवर शिक्षा, प्रोफेशनल एजुकेशन है उस वाले सेगमेंट को देखा। अब हम इसमें देखेंगे जो वयस्क शिक्षा है कि जो लाइफ लॉन्ग लर्निंग है, एडल्ट एजुकेशन, उसके बारे में। इसका मतलब ये है कि जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, अपने समय में जब उनको शिक्षा ग्रहण करनी थी तब वो शिक्षा हासिल नहीं कर पाए कुछ कारणों की वजह से, कि उनके घर में आर्थिक तंगी थी, कोई ऐसी विस्थापन हो गया, या फिर कहीं से उनको डिस्प्लेसमेंट हुआ, अन्य कई प्रवास हो गया। तो ये सब चीज़ें होती हैं कारण, और वो नहीं पढ़ पाए, लेकिन उनका पढ़ने का मन है। तो ऐसे लोगों के लिए, सभी के लिए साक्षरता का अधिकार जो है, तभी हम 100% साक्षरता जो है हासिल कर पाएंगे। फिर वयस्क शिक्षा का महत्व क्या होगा? जो साक्षरता हासिल होगी तो उससे वित्तीय, डिजिटल, सामाजिक, नागरिक एवं रोजगार संबंधी क्षमताओं का विकास होगा। जैसे कि आप देखते होंगे कि बहुत सारे आजकल स्कैम होते हैं, डिजिटल स्कैम होते हैं, जिसमें कि क्या होता है, जो बुजुर्ग दंपत्ति होते हैं, जब बुजुर्ग लोग होते हैं, उनके साथ क्या होता है, उनके मोबाइल में कोई लिंक जाती है या उनसे यूपीआई ट्रांसफर करा लिया जाता है कि आपका बेटा जो है उस शहर में रहता है, उसको पुलिस ने पकड़ लिया है, इतने पैसे नहीं दोगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तो तुरंत ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये उनको वित्तीय साक्षरता देनी है। फिर किसी भी अनजान लिंक पे वो क्लिक ना करें और उस लिंक पे क्लिक नहीं करें, ये सब उनको जो बताया जाएगा, तो एक समझ विकसित जो करना, ये सब इसी से होगा। फिर सामुदायिक सहभागिता एवं स्वयं सेवा, तो जो वॉलेंटियरिज्म मतलब कि स्वेच्छा से कोई पढ़ाने जाए कहीं, किसी एनजीओ में वगैरह, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, एनजीओ एवं जन सहयोग के माध्यम से वयस्क शिक्षा अभियान को मजबूत किया जाएगा। मतलब कि जैसे कि आप मान लीजिए कि आप तैयारी करते हैं, आपके पास घंटे 2 घंटे का समय है, तो आप किसी एनजीओ में जा करके या किसी भी जगह पे जा करके जहाँ पे ऐसी ज़रूरत पड़ रही है बुजुर्गों को पढ़ाने की, ऑर्फेन, वो जो ऑर्फेन नहीं मतलब ऐसे वृद्धावस्था केंद्र होते हैं, वहाँ पे जाके आप उनको शिक्षा दे सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। फिर इसके कुछ 5 कार्यक्रम है, जैसे फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, वही मतलब आधारभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान। फिर क्रिटिकल लाइफ स्किल मतलब उनको फाइनेंशियल, डिजिटल, हेल्थ, फैमिली, ये सब चीज़ें जो है यहाँ पे जो मैंने बताया, इन सब की जानकारी देना। फिर कुछ में वोकेशनल स्किल डेवलपमेंट कराना, कुछ में बेसिक एजुकेशन मतलब कि ABCD, का खा गा घा, इन सब का ज्ञान दिलाना। फिर उसके बाद जो कुछ और हैं जो आगे टेक्नोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, कुछ पढ़ना चाहते हैं, ऐसे लोगों के भी लिए सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि इसका सिलेबस कौन बनाएगा? एनसीईआरटी बनाएगा। फिर एडल्ट एजुकेशन सेंटर्स बनाए जाएंगे, जैसे स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, सार्वजनिक पुस्तकालय, व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान। मतलब जैसे मान लीजिए कि कोई स्कूल है ना, अब वो स्कूल सुबह 7 से 12 तक चलती है, तो 1 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक उस स्कूल को किन के लिए खोल दिया जाएगा कि इसमें जो प्रौढ़ शिक्षा हासिल करना चाहते हैं, जीवन पर्यंत सीखना चाहते हैं, ऐसे लोगों को वहाँ पे एक स्थान मिल जाएगा पढ़ाने के लिए और पढ़ने के लिए। इसके अलावा प्रशिक्षित शिक्षक एवं स्वयंसेवी, वही कि मतलब जो स्वयं सेवक है, एनजीओ हैं, वो मिलकर उनको पढ़ा सकते हैं। पुस्तकालय और पठन संस्कृति, तो इनके लिए जैसे आप डोनेट कर सकते हैं या सरकार भी इनके लिए सामग्री इकट्ठा करेगी। फिर तकनीकी आधारित वयस्क शिक्षा भी दी जाएगी इनको, कि मतलब ऐप से पढ़ाया जाएगा, ऑनलाइन कोर्सेज दिए जाएंगे, आईसीटी का प्रयोग किया जाएगा, डिजिटल लाइब्रेरीज बनाई जाएगी। फिर आजीवन अधिगम और समावेशी विकास किया जाएगा। तो मतलब 100% साक्षरता हासिल करने के लिए ये सब प्रयास किए जा रहे हैं। तो ये था हमारा दूसरा
टॉपिक उसी में उच्चतर शिक्षा वाले में। फिर उच्चतर शिक्षा के बाद वाले में फिर ये था कि भारतीय भाषाओं का, कलाओं का, संस्कृति का भी संवर्धन करना है। तो भारतीय संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन कैसे करना है, मतलब कि देखिए, जो भारतीय भाषा है, कला है, साहित्य है, परंपरा है, विरासत है एवं संस्कृति है, उसका संरक्षण, संवर्धन और वैश्विक पहचान को मजबूत करना है। शिक्षा में कला एवं संस्कृति का समावेशन करना है। संगीत, नृत्य, चित्रकला, शिल्प, साहित्य, लोक कलाओं के सभी स्तरों का शिक्षा में क्या करना है, अभिन्न अंग भाग बनाना है। कैसे? देखिए क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए किसी के पास अच्छी स्किल है कि उसको वो अच्छा गा सकता है, अच्छा नृत्य कर सकता है, अच्छी पेंटिंग बना सकता है, या कुछ भी अच्छा कर सकता है जो स्किल वाला हो, तो ऐसे व्यक्ति की स्किल को प्रमोट किया जाएगा और उसको एजुकेशन के साथ साथ ये चीज़ भी प्रोवाइड की जाएगी। फिर भारतीय भाषाओं का संरक्षण करना। तो जो भारतीय भाषाएं हैं, देखिए भाषाएं क्या होती हैं, कम्युनिकेशन का माध्यम तो होती हैं, लेकिन संस्कृति का, सभ्यता का, इन सब का संरक्षण भी करती हैं, इन सबको आगे ही बढ़ाती हैं। अगर मान लीजिए आज हिंदी भाषा विलुप्त हो जाए, तो हिंदी भाषा में लिखे गए जितने ग्रंथ हैं वो शब्द भी क्या हो जाएंगे, विलुप्त प्राय हो जाएंगे, क्योंकि उनको समझने वाला कोई नहीं बचेगा। अगर देखिए जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो लिखा गया है, अगर वो हम पढ़ लिए तो हमें उधर के बारे में बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। लेकिन अब हम उनके बारे में ज़्यादा पढ़े नहीं हैं, उस लिपि का हमें ज्ञान नहीं है, तो हम उस चीज़ के बारे में अभी सिर्फ अंदाज़ा लगा पाए हैं, 100% नहीं पता लगा पाए हैं। तो इसलिए इस भाषाओं का संरक्षण जरूरी है ताकि वो परंपराओं को, विरासतों को आगे बढ़ाएं। फिर मातृभाषा और बहुभाषी शिक्षा, कि जो बच्चा है उसको मातृभाषा में शिक्षा दी जाए। अनार की जगह उसको उसके क्षेत्र में जो फल मिलता है उससे उसका एक क्या बनाया जाए, मतलब जैसे अनार को, आम को ऐसा होता है ना, तो उसके हिसाब से उसका एक टेबल बनाया जाए। फिर भारतीय भाषाओं के लिए संस्थागत विकास करना है, कि इंडियन इंस्टीट्यूट भारतीय संस्थान ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन, तो अनुवाद और जो व्याख्याकार जो संस्थान है वो बनाना है। ये सब तमाम चीज़ें इसमें करनी है। इसके बाद आप देखिए जो संस्कृत है और जो शास्त्रीय भाषा है उनको सशक्तिकरण करना है। तो आप देखेंगे कि हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 जो भाषाएं हैं उसको तो दर्जा मिला ही मिला है संवैधानिक भाषा का। उसके अलावा 11 जो हैं कैसी शास्त्रीय भाषाएं अब हो गई, जैसे पाली, प्राकृत, फिर तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ये सब शामिल है। तो इन सब का भी सशक्तिकरण करना है। उच्च शिक्षा में भारतीय ज्ञान परंपरा, तो भाषा, साहित्य, दर्शन, संगीत, कला, इंडोलॉजी, भारतीय ज्ञान प्रणाली के विभागों एवं शोध को बढ़ाना है। तो उच्च शिक्षा में क्या करना है, जो भारतीय ज्ञान परंपरा का मतलब ये है कि जो जैसे सुश्रुत हो गए, चरक हो गए, वराहमिहिर, आर्यभट्ट जो हो गए, इनके बारे में बताना है। जो हमारा ट्रेडिशनल एजुकेशन था कि कैसे मेहरौली का स्तंभ में आज तक जंग नहीं लगी है, केमिस्ट्री इतनी सॉलिड कैसे थी, तो आर्यभट्ट ने कैसे बता दिया, पाई की खोज कर दी, शून्य की खोज कर दी, कैसे उन्होंने चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण के बारे में बता दिया। इन तमाम चीज़ों को बताना है कि भाई सिर्फ सुकरात, प्लेटो और अरस्तु ही नहीं थे, हमारे देश में भी बहुत से ऐसे ऐसे महान लोग हुए हैं। इसके बाद पर्यटन, एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो 100 पर्यटन स्थलों, अध्ययन, भ्रमण, विरासत स्थलों, स्थानीय संस्कृति के माध्यम से राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक समझ विकसित करना है। ठीक है, तो एक भारत श्रेष्ठ भारत में क्या होता है कि एक, जैसे मान लीजिए आप मध्य प्रदेश में रहते हैं, आप राजस्थान, तो फिर भी चलिए बहुत पास हो गया। अरुणाचल प्रदेश मान लीजिए, आप अरुणाचल प्रदेश घूमने गए, तो वहाँ जो ट्रेडिशनल चीज़ें होती हैं उसको आपने देखा, समझा। वो यहाँ के लोग आएंगे तो यहाँ देखेंगे, समझेंगे। यहाँ की चीज़ें उनके लिए बहुत अजीब हो सकती हैं, हमारे लिए सामान्य है। हमारे लिए वहाँ की चीज़ बहुत अजीब हो सकती है, उनके लिए सामान्य हो। तो इस तरीके से आप जो है एक भारत श्रेष्ठ भारत का जब कॉन्सेप्ट फॉलो होगा तो एक एकता की भावना आएगी, एकीकरण की भावना आएगी, सामाजिक समरसता की भावना आएगी। फिर वही डिजिटल संरक्षण और प्रौद्योगिकी के द्वारा क्या करना है, इन सबका संवर्धन करना है, संरक्षण करना है। छात्रवृत्ति, रोजगार, भाषा को प्रोत्साहन देना है। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें जो है भारतीय भाषाओं, कला, संस्कृति के संवर्धन में है। इसके बाद हम क्या देखेंगे कि ऑनलाइन एवं डिजिटल शिक्षा, प्रौद्योगिकी का नया न्याय संगत उपयोग, कि मतलब जो एजुकेशन में जो टेक्नोलॉजी है उसका कैसे अच्छा इस्तेमाल हो और न्याय संगत इस्तेमाल हो। जैसे आप ऑनलाइन एजुकेशन अभी आप ले रहे हैं, अब इसमें एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि अगर फ़ोन चलाते चलाते एल्गोरिदम में कुछ दूसरी चीज़ आ गई एंटरटेनमेंट वाली, आप उसमें देखने चले जाएंगे, तो उससे क्या होगा, जो आपका टाइम है यूटिलाइज होना था, 3 घंटे क्लास 3 घंटे में ख़त्म होनी थी, वो 4 घंटे में ख़त्म होगी। ये एक बड़ी समस्या है। तो साथ ही साथ में अच्छे कंटेंट अवेलेबल नहीं है, अगर अच्छा कंटेंट अवेलेबल है तो क्वालिटी अच्छी नहीं है, ये सब तमाम चीज़ें हैं। तो गुणवत्तापूर्ण ऑनलाइन शिक्षा जो है, कि इससे क्या हो, जैसे अगर कोविड-19 जैसी सिचुएशन फिर से आ जाती है, ऐसी परिस्थिति जब लॉकडाउन लग जाए, ऐसा कुछ हो जाए, आप विद्यालय नहीं जा पा रहे, महाविद्यालय नहीं जा पा रहे, तो घर में कैसे शिक्षा ग्रहण करें, स्कूल फिर भी चलायमान रहे, उन सब चीज़ों के लिए गुणवत्तापूर्ण ऑनलाइन शिक्षा लानी है। डिजिटल इक्विटी, डिजिटल समानता लानी है। तो डिजिटल डिवाइड है कि जैसे मान लीजिए कि एक शहर की जनसंख्या 10 है और इसमें 5 ही लोगों के पास मोबाइल है, तो अगर ऑनलाइन एजुकेशन चल रहा है तो ये 5 वंचित रह जाएंगे। तो ये वंचित ना रहें, इसलिए इस डिजिटल डिवाइड को हमें ख़त्म करना है, कम करना है। फिर शिक्षक प्रशिक्षण और डिजिटल शिक्षण देना है।
जो शिक्षक है उसको भी इस तरीके से कैपेबल बनाना है, कंपेटिबल बनाना है, आरामदायक बनाना है उसको, ताकि वो जो ऑनलाइन शिक्षा है उसको देने में वो सामर्थ्य हो पाए, वो टेक्नोलॉजी को समझ पाए, उसका बेहतरीन वो भी यूज कर पाए और छात्रों को अच्छी शिक्षा दे पाए ऑनलाइन तरीके से। तो शिक्षकों को ऑनलाइन पेडागोजी, डिजिटल कंटेंट क्रिएशन, ऑनलाइन टीचिंग, ये सब टूल्स जो है उनको प्रोवाइड कराए जाएंगे और उसकी जानकारी भी दी जाएगी। इसके बाद जैसे आप देखेंगे कि डिजिटल अवसंरचना और ई प्लेटफॉर्म, अगर ये सब चीज़ें प्रोवाइड करानी है तो सरकार को ऐसे प्लेटफॉर्म ही बनाने पड़ेंगे। सरकार ने बोल दिया कि भाई गुणवत्तापूर्ण ऑनलाइन शिक्षा देनी है, डिजिटल समानता देनी है, साथ ही शिक्षक प्रशिक्षण और डिजिटल शिक्षण देना है। तो ये सब कैसे दोगे? जब आपके पास स्वयं, दीक्षा, स्वयं प्रभा जैसे प्लेटफॉर्म होंगे तब आप दे पाएंगे। फिर जैसे आपने बोल दिया कि आपको इंदौर इंदौर से उज्जैन 1 घंटे पहुंच जाएंगे, अब आपके पास मेट्रो ही नहीं है, पर्याप्त साधन ही, तो कैसे पहुंचेंगे? तो ये सब साधन है, ये सब साध्य है। तो जो स्वयं दीक्षा, स्वयं प्रभा, ये सब प्लेटफॉर्म जो है डिजिटल अवसंरचना ई प्लेटफॉर्म के लिए काम आते हैं। डिजिटल कंटेंट एवं ई रिपोजिटरी, तो मतलब ये जो है, जो ई कंटेंट है, डिजिटल रिपोजिटरी है, लर्निंग गेम्स है, AR VR और जो सिमुलेशन है, और बहुभाषी डिजिटल सामग्री का विकास करना है। जैसे कि आप देखते होंगे ना कि वर्चुअल रियलिटी वाला जो होता है, आंख में लगा लेते हैं चश्मा, तो आप देखते होंगे कि उसमें जब जब आपने चश्मा लगाया तो आप देखते होंगे कि उस जगह का, जैसे आप उज्जैन जाएंगे तो बोलेंगे अगर वर्चुअल टूर करना है तो आपको पूरा चश्मा ऐसे पहना दिया जाएगा, और फिर आप उसमें क्या कर सकते हैं, पूरा उज्जैन भ्रमण कर सकते हैं उस चश्मे से देख करके आंखों में। तो ये सब चीज़ें करनी है इस तरीके से। फिर ऑनलाइन एवं डिजिटल शिक्षा टेक्नोलॉजी का नया संगत उपयोग में ही क्या है, डिजिटल विभाजन को और कैसे समाप्त करेंगे। तो टीवी में जो क्या होते हैं कि बहुत सारे चैनल्स होते हैं जिसमें NCERT पढ़ाई जाती है, NIOS की बुक पढ़ाई जाती है, ओपन डिस्टेंस लर्निंग कोर्स कराया जाता है। तो टीवी में, रेडियो में, कम्युनिटी रेडियो में, सैटेलाइट एजुकेशन के द्वारा 24 घंटे 7 दिन आप अगर आपके घर में डिश एंटीना लगा तो आप देखिए उसमें दिखेगा आपको। फिर वर्चुअल लैब्स का समावेशन करना है, ऑनलाइन मूल्यांकन एवं परख जैसी जो चीज़ें हैं इसको लाना है। तो परख क्या है? परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू, एनालिसिस, नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो जो परफॉर्मेंस है उसका असेसमेंट करना है, और रिव्यू करना है, एनालिसिस करना है नॉलेज का पूरे समग्र विकास के लिए। फिर ब्लेंडेड लर्निंग मॉडल, तो ऑनलाइन ऑफलाइन फेस टू फेस शिक्षा का संतुलित क्या करना है, ब्लेंडेड लर्निंग मॉडल अपनाना है, और राष्ट्रीय मानक एवं जो गुणवत्ता है इसको फुलफिल करना है। तो ये तमाम चीज़ें ऑनलाइन एवं डिजिटल शिक्षा में जो है हमें देखनी है, और आपको ये सब चीज़ें जितना जितना आपको इसमें याद हो पाए उतना उतना आप लिखाएं। तो ये इसके पहले हमने क्या देखा, इसके पहले वाली स्लाइड में हमने देखा कि जो पेशेवर शिक्षा है उसको सरकार कैसे प्रमोट करेगी, उसके थ्रू क्या क्या चीज़ें करेगी। इसके अलावा हमने देखा जो एडल्ट लर्निंग है, एडल्ट एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग जो है, जिसमें कि आपकी जो प्रौढ़ शिक्षा है वो आती है, इसको सरकार कैसे प्रमोट करेगी, आगे बढ़ाएगी। फिर हमने देखा जो ऑनलाइन शिक्षा है, तो ऑनलाइन शिक्षा जो है उसको कैसे गुणवत्तापूर्ण बनाया जाए और न्याय संगत, मतलब कि हर व्यक्ति तक कैसे पहुंच जाए, वो चीज़ें हमने देखी। फिर अब आगे हम देखेंगे कि इन सब चीज़ों का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, कैसे चीज़ें सब तक पहुंचेंगी। तो केंद्रीय शिक्षा परामर्श बोर्ड, मतलब इसे साकार कैसे बनाया जाएगा, तो ये 4 चीज़ इसमें है। तो सबसे पहले हम देखेंगे CABE, मतलब केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, इसको सशक्त बनाया जाएगा, इसका गठन किया जाएगा। तो शिक्षा नीति के प्रभावी और दीर्घकालिक क्रियान्वयन हेतु सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का गठन किया जाएगा, और इसको अधिक शक्तिशाली और व्यापक भूमिका प्रदान की जाएगी। फिर राष्ट्रीय शिक्षा दृष्टि का निर्माण किया जाएगा कि एक विजन ऑफ एजुकेशन होगा कि समय समय पर मूल्यांकन किया जाएगा कि और आवश्यक संशोधन किया जाएगा। जैसे कोई और नई टेक्नोलॉजी आ गई तो कॉलेजेस में, स्कूल में ऐसा प्रमोट किया जाएगा। फिर हर कॉलेजेस में ब्लैक बोर्ड की जगह डिजिटल बोर्ड लगाएंगे, ये सब चीज़ें की जाएंगी। केंद्र राज्य समन्वय बनाया जाएगा, जैसे कि आप देखिए तमिलनाडु और जो केंद्र है उसके बीच नहीं बनती है, मतलब इन सब मामलों को लेकर, जैसे नीट को लेकर के उनकी नहीं बनती है। तो उन सब चीज़ों को क्या करना है, समन्वय स्थापित करना है। फिर संस्थागत ढांचे का विकास करना है, शिक्षा सुधारों के सफल क्रियान्वयन हेतु इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क का निर्माण करना है। और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है उसका जो पुराना नाम था, मिनिस्ट्री ऑफ HRD जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय था, उसका अब नया नाम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया है, और प्रहलाद जोशी इसके नए मंत्री ही बन गए हैं। तो ये चीज़ें हमने इसमें देखी कि कैसे इसका क्या होगा, केंद्रीय सलाहकार बोर्ड बनाया जाएगा और ये सब चीज़ें उसमें रहेगी। फिर उसके बाद शिक्षा का वित्त पोषण, अब पैसा भी चाहिए। हमने इसके पहले तो बता दिया कि कौन इसको क्या करेगा, इम्प्लीमेंट कराएगा। फिर अब इसमें हम ये भी बताएंगे कि कौन जो है
इसमें पैसा कैसे लगेगा, पैसा कैसे दिया जाएगा, तो शिक्षा में जो निवेश बढ़ाया जाएगा। अभी क्या है, अभी मान लीजिए 2-2.5% के आसपास जीडीपी का पैसा इसमें जाता है। अब जीडीपी के 6% तक इसको किया जाएगा, ताकि हर क्षेत्र में ऐसा, शिक्षा में, स्कूली शिक्षा में, उच्चतर शिक्षा में, पेशेवर में, वोकेशनल में, हर जगह पैसा लग सके। फिर केंद्र राज्य की संयुक्त जिम्मेदारी होगी कि कहीं पे 60-40 होगा, कहीं पे 90-10 होगा, और कहीं पे 100% केंद्र देगा। इस तरीके से चलाया जाएगा। फिर प्राथमिक क्षेत्रों को वित्तीय सहायता दिया जाएगा अच्छे से, और दीर्घकालिक निवेश की प्राथमिकताएं जो है सुनिश्चित की जाएगी कि स्कूल कॉम्प्लेक्स में पहली प्राथमिकता दी जाएगी, नाश्ते और मध्याह्न भोजन में दी जाएगी, शिक्षक के विकास पे दी जाएगी, फिर उत्कृष्ट विद्यालय बनाए जाएंगे, रिसर्च पे और डिजिटल शिक्षा पे, इन सब चीज़ों को प्रायोरिटाइज किया जाएगा। तो आपको इसमें याद रखना है कि 6% व्यय करना है जीडीपी का शिक्षा पे, और केंद्र राज्य की संयुक्त जिम्मेदारी रहेगी, ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना। फिर प्रभावी वित्तीय प्रबंधन हो, इसके लिए क्या किया जाएगा, समयबद्ध निधि वितरण किया जाएगा, कि टाइमली जो है, जो मनी है वो टाइमली दिया जाए। फिर इसके बाद फिर इसके बाद क्या होगा कि परफॉर्मेंस बेस्ड फंडिंग भी होगी, कि अगर कोई स्कूल, कोई कॉलेज अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, जैसे कोई संदीपनी विद्यालय किसी को बनाया गया, वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, तो उसको पैसा देना कम कर दिया जाएगा। फिर संस्थागत स्वायत्ता एवं सुशासन, तो पारदर्शी वित्तीय प्रबंधन होगा, संस्थागत स्वायत्ता होगी, सब चीज़ें होंगी। फिर जैसे कोई प्राइवेट एनजीओ है या कोई फिलेंथ्रोपिस्ट है जो लोगों की मदद करते हैं, जैसे रतन टाटा का जो टाटा ग्रुप है वो हो गया, अजीम प्रेमजी जी विप्रो वाले हो गए, ऐसे लोग जो अगर किसी को मदद करना चाहते हैं किसी एनजीओ के थ्रू या स्वयं के थ्रू किसी स्कूल को बढ़ाना चाहते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। तो वही चीज़ इसमें लिखी है कि ऐसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की जगह जो प्राइवेट फिलेंथ्रोपी है उसको प्रोत्साहित किया जाए, और शिक्षा के व्यवसायीकरण पर कंट्रोल किया जाए, कि लाइट बट टाइट रेगुलेशन, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है उन पे लाइटली क्या किया जाए, रेगुलेशन लगाया जाए, ताकि वो लोग अपने स्कूलों के दाम बहुत ज़्यादा ना बढ़ाएं, हर साल ड्रेस अपने चेंज ना करें, हर साल बुक्स चेंज नहीं करें, हर साल ऐसा नहीं करें कि कुछ नया नियम ला दें जिसकी वजह से बच्चों के माता पिता पे आर्थिक बोझ बढ़े। तो ये सब चीज़ें जो हैं देखा जाएगा उनका। फिर इसका इम्प्लीमेंटेशन और कैसे होगा, तो समन्वित एवं चरणबद्ध क्रियान्वयन किया जाएगा, अर्थात जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड है, केंद्र राज्य सरकारें हैं, एनसीईआरटी, एससीईआरटी, राष्ट्रीय जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, फिर शिक्षा बोर्ड है, नियामक संस्थाएं हैं, इन सब का समन्वय स्थापित करके इसको चरणबद्ध तरीके से क्रियान्वयन करेंगे। नीति की मूल भावना का पालन किया जाएगा, कि एनईपी 2020 को केवल नियमों के रूप में नहीं बल्कि उसकी मूल भावना के रूप में लागू किया जाएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ कागज में खाना पूर्ति हो गई और रिजल्ट कुछ भी नहीं आ रहा। फिर उसके बाद प्राथमिक एवं समग्र दृष्टिकोण अपनाया जाएगा, कि होलिस्टिक अप्रोच के थ्रू इसको सॉल्व किया जाएगा। केंद्र राज्य सहयोग, वही सब चीज़ें हैं पीछे। फिर पर्याप्त संसाधन, संस्थागत समर्थन, और वो सब चीज़ें ही हैं पीछे जो मैंने पढ़ी। तो ये इसमें क्रियान्वयन ऐसे किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। स्लाइड आप देख लेना अच्छे से एक बार। फिर उसके बाद हम फोकस करते हैं अब हमारी चुनौतियाँ क्या क्या हैं। तो मुख्य ये 3 चुनौतियाँ हैं, इसके अलावा जो सारी चुनौतियाँ हैं मिली जुली हैं इससे। एक चुनौती भाषा संबंधी विवाद, तो 3 भाषा सूत्र वाला जो सिस्टम है उसको लेकर के विवाद है, हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा। तो हिंदी थोपे जाने की आशंका है तमिलनाडु को, इसलिए वो भाषा संबंधी विवाद पे जो है बहस चल रही है अभी आज भी। फिर इम्प्लीमेंटेशन संबंधी चुनौतियां हैं, कि जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन है ये अभी तक अंतिम रूप नहीं दे पाया है। ठीक है। इसके बाद इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम एवं पारंपरिक बीएड पाठ्यक्रमों के बीच समन्वय को चुनौती है। आज भी आप देखिए किसी को बीएड करना हो, एक छोटे से कमरे में बीएड का कॉलेज चल रहा है, कागज में तो बहुत बड़ा कॉलेज है लेकिन नॉर्मली एक ऑफिस में हजारों बीएड कॉलेज चल रहे हैं। तो एजुकेशन से ज़्यादा करप्शन फिलहाल भारत में कहीं नहीं है, अन्य जगहों पे तो होगा लेकिन एजुकेशन में बहुत बड़ा करप्शन चलता है। फिर उसके बाद आप देखिए केंद्रीय राज्य जो समन्वय नहीं है, वही भाषा विवाद के अलावा केंद्र राज्य समन्वय भी नहीं है। जो पीएम श्री स्कूल्स हैं, ऐसी योजनाओं के क्रियान्वयन एवं वित्तीय साझेदारी को लेकर केंद्र एवं राज्यों के बीच मतभेद है। जिन केंद्र और राज्य में जहां सेम पार्टी की सरकार है वहां तो ठीक है, लेकिन जहां पे अपोजिट पार्टी की सरकार वहां पे बहुत दिक्कत आ रही है इन सब चीज़ों की। इसके अलावा अन्य चुनौतियां वही हैं कि 6% की बात करी गई है लेकिन अभी तक इतना खर्चा नहीं किया जा रहा, तो वित्तीय चुनौतियां हैं। फिर कई स्कूल बहुत जर्जर हालत में है, कल ही गिर जाएंगे ऐसा लग रहा है। फिर शिक्षक की चुनौती है, प्रशिक्षित और दक्ष शिक्षक नहीं है। शिक्षा में कोई व्यक्ति आने के लिए, शिक्षक बनने के लिए सबसे आखिरी ऑप्शन अपना उसको चुन रहा है, ना कि उसको पहला ऑप्शन चुन रहा है। फिर प्रशासनिक चुनौतियां हैं कि कोई पॉलिसी है तो लागू नहीं हो रही, लागू हो रही तो ढंग से इंप्लीमेंट नहीं हो रही। फिर केंद्र राज्य में समन्वय नहीं, चुनौती है। डिजिटल चुनौती है कि सरकार ने बोल दिया कि डिजिटली ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा, लेकिन वहाँ पे वाईफाई नहीं है, लाइट ही नहीं है, सुविधाएं नहीं है, बच्चों के पास फ़ोन नहीं है। फिर सामाजिक चुनौती है, शिक्षा में समानता, समावेशन, ड्रॉप आउट ये सब कम करना, ये सब चुनौतियाँ हैं। भाषाई चुनौती है, पाठ्यक्रम संबंधी चुनौती है, मूल्यांकन चुनौती है। फिर ये
और बहुत सारी चुनौतियां, तो सब आप जो है इसको देख लीजिएगा, और जो आपको 5-10 याद आए वो आप लिखाइएगा। अब मध्य प्रदेश सरकार ने एनईपी 2020 को लागू किया। कुछ जगहों पे ऐसा बोला जाता है कि मध्य प्रदेश पहला राज्य है, कुछ रिपोर्ट्स पर ऐसा बोला जाता है कि कर्नाटक पहला राज्य और मध्य प्रदेश दूसरा राज्य है। आपको इसमें जो सही समझ में आए आप वो और सोर्स से देख करके लिख लीजिएगा, मैंने आपको आगे उसमें स्लाइड में लगा दिया है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि मध्य प्रदेश सरकार ने क्या डिजिटल परिवर्तन किया है इस एनईपी योजना, एनईपी 2020 आने के बाद। तो आप देखिए कि 212 सरकारी कॉलेजों में 50 एमबीपीएस हाई स्पीड इंटरनेट उपलब्ध कराया है, पहला। दूसरा, 200 कॉलेजों में वर्चुअल स्मार्ट क्लासरूम बने हैं। फिर 123 सरकारी कॉलेजों में आधुनिक कंप्यूटर प्रयोगशालाएं जो हैं स्थापित की गई हैं। फिर 10 कॉलेजों में उन्नत डिजिटल स्टूडियो स्थापित किया है। 247 कॉलेजों में शैक्षणिक आधारभूत संरचना को उन्नत किया गया है। 8 विश्वविद्यालय, साथ ही 529 कॉलेजों को ई बुक्स और डिजिटल लर्निंग संसाधन तक पहुंच बढ़ाई है उसकी। 100 नए सरकारी कॉलेजों में आधुनिक कंप्यूटर प्रयोगशाला स्थापित की जा रही है और कुछ प्रक्रिया में है। तो मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा गुणवत्ता सुधार परियोजना में विश्व बैंक द्वारा समर्थित एवं अन्य सरकारी योजनाएं हैं, मतलब विश्व बैंक द्वारा फंड मिला है कुछ, तो इससे छात्रों को बहुत सारा लाभ होगा, वो आप इधर देख सकते हैं। तो ये है कि स्मार्ट क्लासरूम बनाए, हाई स्पीड इंटरनेट दिया, आधुनिक कंप्यूटर प्रयोगशालाएं दे दी, ई बुक्स, डिजिटल लर्निंग, डिजिटल स्टूडियो, लेक्चर रिकॉर्डिंग, ई कंटेंट क्रिएशन, ऑनलाइन कक्षाएं, वेबिनार, रिसर्च, ये सब तमाम चीज़ें जो हैं मध्य प्रदेश सरकार ने इन 5-6 सालों में इस एनईपी 2020 के तहत की है। इसके अलावा वही जो मैंने आपको बोला था कि जो मध्य प्रदेश है दूसरा स्टेट बना। फिर कुछ और उपलब्धियां हैं इस पहली न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत, कि कौशल आधारित शिक्षा जो है तो विद्यालयों में और विश्वविद्यालयों में इसको बहुत बढ़ावा दिया गया है। उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यक्रम जो है विकसित करने पर बल दिया गया है। ग्लोबल लेवल पे, वैश्विक स्तर पे आप देखेंगे तो आईआईटी आईएम के अंतर्राष्ट्रीय परिसरों की स्थापना हुई है। जो अब नए आईआईटी आईएम्स बन रहे हैं, एम्स बन रहे हैं, वो बहुत अच्छे लेवल के, ग्लोबल लेवल के बन रहे हैं। भारतीय उच्च शिक्षा की वैश्विक पहचान को सुदृढ़ करने का प्रयास किया गया है। मूल्यांकन प्रणाली में अच्छा सुधार किया गया है। परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट की स्थापना की गई है परख के तहत। केवल परीक्षा अंकों के स्थान की जगह समग्र मूल्यांकन पर बल दिया गया है। और सीबीएसई द्वारा साल में 2 बार बोर्ड परीक्षा कराने के लिए बात की गई है। इसके अलावा आप देखिए जो आधारभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान है, तो निपुण भारत मिशन प्रारंभ किया गया है इसके लिए। और जादुई पिटारा जैसे नवाचारों के माध्यम से प्रारंभिक शिक्षा को और अधिक रोचक, व्यवहारिक और बाल केंद्रित बनाया जा रहा है। तो ये वाला जो पेज है ये आपको बहुत अच्छे से लिख के आना है, और ये वाला अगर आप अच्छे से इसको याद कर लें, क्योंकि ये मध्य प्रदेश सरकार की उपलब्धियां हैं, तो ये हमको लिख के आना है उसमें। फिर उसके बाद हम निष्कर्ष में आते हैं। तो इसके पहले हमने जो देखा, मैं आपको एक बार विस्तार से बता देता हूँ कि आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, इस पे आपका अगर निबंध आ गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, तो आपको सबसे पहले क्या करना है आपको लिखना है, इंट्रो स्टार्ट करना है, सा विद्या या विमुक्ति है। उसके बाद आपको दूसरे नीचे, इसी के नीचे आपको क्या लिखना है, जो मैंने आपको ताला प्लस चाबी वाला प्रसंग बताया था वो आपको लिखना है, कि कैसे अगर चाबी रही आई और ताला गुम गया तो चाबी अप्रासंगिक हो जाएगी अपने आप। इसी तरह क्या होती है, किसी राष्ट्र, समाज और व्यक्ति के जीवन में ऐसा ही होता है, अगर वो परिवर्तन को स्वीकार नहीं करता तो अप्रासंगिक हो जाता है। ऐसे ही अगर शिक्षा व्यवस्था को समय के साथ नहीं बदला गया तो अप्रासंगिक रह जाएगी और वो देश जो है वो पिछड़ा हुआ रह जाएगा। तो इसी तरीके से आपको अपने जो इंट्रोडक्शन है ये कंप्लीट हो जाएगा आपका। फिर उसके बाद आपको बताना है कि इसके विषय में मोदी जी ने क्या बोला है, कि वो एक्सेसिबल है, अफोर्डेबल है, सब तक पहुंच है, समान है। इसके बाद फिर आपको क्या लिखना है, जो पिछली नीतियां हैं वो लिखना है आपको, कि 1968 में आई, फिर 1986 में आई, फिर इसी में ही 92 में परिवर्तन हो गया, फिर 2020 में आई। ये सब आप जब लिख देंगे तो यहाँ फिर आप लिखेंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले आप स्कूल शिक्षा जो है उसके बारे में बताएंगे। तो स्कूल शिक्षा वाले सेक्शन में आप जाएंगे तो वो आपको बताएगा 5+3+3+4, ये आ गया 10+2 की जगह। इसके बाद आपको स्कूली शिक्षा वाले में ही क्या बताना है, इसी में आपको बताना है कि जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन जो है, प्रारंभिक बालावस्था शिक्षा देखभाल जो है उसके बारे में बताना है। फिर फाउंडेशन और फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी, जो आधारभूत संख्या ज्ञान और साक्षरता, उसके बारे में आपको बताना है। इसके बाद फिर आप और इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाएगा वो सब बताएंगे। फिर आप आ जाएंगे हायर एजुकेशन में,
मतलब उच्चतर शिक्षा में आ जाएंगे। इसमें आप किस में आ जाएंगे? व्यावसायिक शिक्षा वाले पोर्शन में आ जाएंगे। फिर इसमें आप जो समग्र दृष्टिकोण है उसमें आ जाएंगे। बहुविषयक शिक्षा में आ जाएंगे। मल्टी डायमेंशनल एजुकेशनल रिसर्च इस चीज़ में आ जाएंगे। फिर उसके बाद जब ये खत्म होगा तो आप पेशेवर शिक्षा में आ जाएंगे। फिर आपको बताना है, साथ ही यहाँ पे आपको शिक्षक के विषय में बताना है कि शिक्षक कैसा हो, उसके लिए क्या किया जा रहा है, पाठ्यक्रम कैसा होगा, ये बताएंगे आप। पेशेवर शिक्षा बताने के बाद आप बताएंगे कि कैसे ऑनलाइन और एडल्ट लर्निंग जो है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग के बारे में बताएंगे। जब ये बता देंगे आप, तो इसमें आगे बताएंगे आप क्या बताएंगे इसमें आप आगे? ऑनलाइन लाइफ लॉन्ग लर्निंग के बाद आप फिर इसमें बताएंगे कि जो हम्म, ठीक है, आप देख लेना उसमें और आगे क्या है। ये हो जाएगा, इसके बाद फिर आपको इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, मतलब लागू कैसे होगी, ये बताना है। तो इसके लिए एक क्या है, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड बनाया जाएगा। फिर वित्त की बात की गई है, तो 6% खर्च किया जाएगा जीडीपी का। फिर इसके बाद और इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अलावा एनसीईआरटी, एससीईआरटी, ये तमाम चीज़ें जोड़ी जाएंगी। तो इस तरीके से आपका पूरा अप्रोच होगा, निबंध ऐसा आपका चलेगा। फिर आप किस में आ जाएंगे? निष्कर्ष में आ जाएंगे। तो निष्कर्ष में आपको क्या कहते हैं, सब चीज़ें जो है आपको फोकस करनी है। क्या क्या मतलब मेरे को निष्कर्ष कैसा रखना है, क्या क्या चीज़ें उसमें आ जाए, फ्यूचरिस्टिक ऑप्टिमिस्टिक चीज़ें। तो देखिए, इसको एक बार आप देख लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 केवल शिक्षा सुधार की नीति नहीं है, विकसित भारत के निर्माण का दूरदर्शी रोड मैप भी है ये। कैसे? इसका उद्देश्य SDG 4 के अनुरूप प्रत्येक नागरिक को समावेशी, समान, गुणवत्तापूर्ण और जीवन पर्यंत शिक्षा उपलब्ध कराते हुए उसकी पूर्ण मानवीय क्षमता, रचनात्मकता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, नैतिक मूल्य, संवैधानिक चेतना का विकास करना है। भारतीय ज्ञान परंपरा और आधुनिक तकनीक के समन्वय से नीति भारत को ज्ञान आधारित, नवाचार संचालित, आत्मनिर्भर और वैश्विक नेतृत्वकारी राष्ट्र बनाने की दिशा में अग्रसर करती है। 2040 तक इसका प्रभावी क्रियान्वयन भारत को ऐसी शिक्षा व्यवस्था प्रदान कर सकता है जो गुणवत्ता में वैश्विक, संस्कृति में भारतीय, अवसरों में समान और दृष्टि में भविष्यगामी हो। तो ये आपको लिखना है। शिक्षा से सशक्त नागरिक, सशक्त समाज, सशक्त राष्ट्र, यही है विकसित भारत का सच्चा आधार। तो इस तरीके से आपको इसमें भारी भारी जो पॉइंट है, जो इसमें बुलेट चीजें हैं, जैसे कि आप देखेंगे SDG 4 सतत विकास लक्ष्य 4 लिख के आना है आपको। समावेशी, समान, गुणवत्तापूर्ण, जीवन पर्यंत, पूर्ण मानवीय क्षमता, ये सब लिख के आना है आपको। फिर विकसित भारत तो लिखना ही लिखना है आपको। आत्मनिर्भर भारत भी आपको इसमें जोड़ना है कि हमें आत्मनिर्भर भारत भी बनना है। और यहाँ पे जो 2040 लिखा है, ये सही ही लिखा है, 2047 मत करना है इसको। 2040 न्यू एजुकेशन पॉलिसी में लिखा ही है। 2040 तक इसका प्रभावी क्रियान्वयन भारत को एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था प्रदान कर सकता है जो गुणवत्ता में वैश्विक होगी, संस्कृति में भारतीय होगी, अवसरों में समान होगी और दृष्टि में भविष्यगामी होगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो दूसरा पार्ट है, ये आपको पूरा जस्टिफाई एबल करने के लिए है। अगर ऐसा भी आ जाए कि विकसित भारत बनाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति कितनी कारगर है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो पूरा चैप्टर है, जितना मैंने आपको बताया, ये सब तो कवर करना ही करना होगा। फिर जो विकसित भारत मैंने पढ़ाया है उसको मिला के आपको इन दोनों को समग्र रूप से स्थापित करना होगा। तो आप यहाँ पे इस शिक्षा नीति, अगर सीधे डायरेक्ट यही क्वेश्चन आ जाता है कि क्या ये सार्थक होगी नहीं होगी, तो भी आप बना लेंगे, क्योंकि ये जो मैंने आपको पूरी ग्रेवी दे दी है, ये आप कहीं भी आप डाल सकते हैं। तो इस ऐसे को बहुत अच्छे से अप्रोच करिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। ठीक है सर जी।